make the arrow visible. Yes, so let's see how hashing works. So this is like how a hash table look like. So we'll see the implementation a little bit. ज़्यादा useful होता नहीं है कॉम्पिटिटिव और इंटरव्यू की प्रोग्रामिंग में, बट थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए राइट कि कैसे काम करता है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से मैं एक एरे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ हैशिंग का। क्या किया है मैंने, एक 10 साइज़ का एरे लिया है और मेरे को हैश के ऑपरेशन करने हैं, इंसर्ट सर्च डिलीट, और इंस्टेड ऑफ लाइक putting it as continuous memory allocation, I'll do some different kind of thing which is using the hash. So hashing में क्या होता है, एक hash function होता है विच इज़ ए प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसके अंदर आप एक वैल्यू इंसर्ट करो तो हैश वैल्यू रिटर्न करता है, और उसको मैं अपने एरे में एज इंडेक्स यूज़ करूँगा उस नंबर को स्टोर करने के लिए। राइट, सो लेट्स सी कैसे करते हैं उसको। मेरा हैश फंक्शन इस केस में मॉड्यूलर 10 है, बट मॉड्यूलर एक्स होता है। अगर एन साइज का एरे है तो मॉड्यूलर एक्स होगा। दैट मीन्स अगर उस एक्स से बड़े इंडेक्स का कोई नंबर आता है तो उसको हम एरे में स्टिल फिट कर पाएँ। बट उसके अलावा भी बहुत सारे हैश फंक्शन होते हैं, वन ऑफ देम इज़ दिस यूजिंग मॉड्यूलर। तो हमारे एग्जांपल में देखते हैं हम कैसे कर रहे हैं। तो अगर मेरे को 37 इंसर्ट करना है तो हैश वैल्यू उसकी क्या आएगी, इफ़ आई पुट द नंबर इन हैश फंक्शन इट विल बी 7। तो मैं 37 को सेवेंथ इंडेक्स पे पुट कर दूंगा अपने एरे में। कितना टाइम लगा इंसर्शन में, एरे में लगा था किसी इंडेक्स पे पुट करने के लिए सारे नंबर खिसकाने पड़े थे राइट में और उस लोकेशन पे इंसर्ट करना पड़ा था, बट इस केस में ये ऑर्डर वन टाइम ही लगेगा। सो हैशिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट एन एलिमेंट ऑर्डर वन होती है। हैश फंक्शन जो होता है वो भी एक सिंपल, not necessarily, but not time consuming. It doesn't have asymptotic time complexity, so asymptotically it's still order one. It doesn't take into account कि अभी हैश टेबल में क्या प्रेजेंट है। इट जस्ट डू सम मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कैलकुलेट द हैश वैल्यू। सो लेट्स से मेरे को 14 इंसर्ट करना है तो उसका हैश फंक्शन निकालूंगा ये 4। I'll go faster now। 73 इंसर्ट करना है, उसकी हैश वैल्यू 3। 73 will be inserted at index 3। इंसर्ट 95, अभी उसका इंडेक्स है 5। सो अभी तक जितने निकाले हैं वो सब पहले से एम्प्टी थे, बट एक केस हो सकता है जो कि अब आ गया है। मेरे को 64 इंसर्ट करना है और उसका हैश वैल्यू होगी 4, और 4 पहले से फिल्ड है। तो इसको रिजॉल्व करने के भी मल्टीपल वेज होते हैं। ओपन चेनिंग आई थिंक, नेक्स्ट एड्रेसिंग अपन लोग देख रहे हैं ओपन चेनिंग। तो उसमें क्या रिजोल्यूशन करते हैं, जिस लोकेशन पे कोलिजन हुआ है वहाँ से हम एक लिंक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 14 के आगे एज ए लिंक में 64 को ऐड कर दूंगा। राइट, 77 इंसर्ट करना है, अगेन यहाँ पे कोलिजन है तो उसको एज ए लिंक लिस्ट मैंने 77 को आगे ऐड कर दिया। 7 इंसर्ट करना है, 7 का हैश 7 सेल्फ है, उसको और 7th वाली लोकेशन पे आगे लिंक लिस्ट में ऐड कर दिया। तो अब इस केस में यू माइट थिंक कि इंसर्शन में मेरे को अगर यहाँ पे पूरी लिंक लिस्ट बन गई तो एंड तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में तो वो एन हो सकता है, बट दैट मीन्स योर हैश फंक्शन इज़ नॉट गुड। यूजुअली जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होती हैं पाइथन और जावा की हैशिंग की, इट्स गुड। सो उस केस में बहुत ज़्यादा कोलिजन नहीं होते हैं। जो डेटा हम इंसर्ट करते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट एरे मेमोरी लोकेशन पे, सॉरी हैश फंक्शंस में। दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप के डेटा के हैश वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं। दैट्स इज़ अ गुड हैश फंक्शन। राइट, सो अब नाउ मेरे को सर्च करना है, लेट्स से 95 सर्च करना है तो हैश फंक्शन फिर उसमें भी यूज़ होता है। तो इंसर्शन में हैश फंक्शन यूज़ हुआ, सर्च में और डिलीट में भी यूज़ होगा, तो ये कॉमन रहता है इन सब केसेस में। 95 सर्च करना है, हैश फंक्शन निकालूंगा 5, 5 के इंडेक्स पे जाके देखूंगा। सर्चिंग में भी अब मेरे को अनलाइक एरे ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा, पूरा सीधे उस इंडेक्स पे गया, वहाँ पे देख लिया मैंने कि 95% है ऑर्डर वन में। अगेन सिमिलरली जहाँ पे कोलिजन है उस केस में थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स हो सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज ऑर्डर वन ओनली। 7 को अगर फाइंड करना है उसका हैश फंक्शन निकालूंगा, इस लोकेशन पे आऊँगा। थोड़े से लिंक लिस्ट के नोड्स ट्रैवर्स करने पड़ेंगे क्योंकि ये एज ए लिंक लिस्ट मैंने यहाँ पे कोलिजन रिजॉल्व किया है। तो
उसको मैं डायरेक्ट बाइनरी सर्च नहीं कर सकता, वो वैसे भी नहीं होता अगर सॉर्टेड नहीं होता। तो लिंक लिस्ट में तो वैसे ही इटरेट करना पड़ता है वन बाय वन, 3 स्टेप्स में मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट फाइनली यहाँ पे 7 मिल जाएगा, स्टिल कंसिडर्ड ऑर्डर 1 ओनली। ओके, नाउ डिलीशन, डिलीट करना है, लेट्स से मेरे को वैल्यू 14 डिलीट करनी है, तो अगेन उसका हैश फंक्शन निकालूंगा। सर्च करना पड़ेगा पहले, 4 जो इंडेक्स है उसमें मैं एरे पे चले जाऊंगा, बट उसको ढूंढा मैंने, वो पहली लोकेशन पे था। लिंक लिस्ट में से डिलीट कैसे करना है वो हमने देखा था, उसको डिलीट कर देंगे, उसके आगे की नोट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑफ अ गिवन पॉइंटर ऑर्डर 1 ही होता है, राइट। सो डिलीशन इन द हैशिंग इज ऑल्सो ऑर्डर 1, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 77 अगर डिलीट करना है तो उसका हैश वैल्यू निकालेंगे 7। वो इस लिंक लिस्ट में पहले मेरे को सर्च करना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो वो लिंक लिस्ट में डिलीट नोड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। 77 डिलीट होगा, आगे वाली नोड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। सो ये ऑर्डर 1 ही ऑपरेशन रहेगा, और ये सारे ऑपरेशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हैशिंग की। इंसर्ट, सर्च, डिलीट ऑर्डर 1 होते हैं। इटरेट करना है अगर सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 तो वो ऑर्डर एन में होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि इटरेशन इज एक्चुअली वर्स देन नॉर्मल एरे, बट कंसिडर उसको ऑर्डर एन ही किया जाता है। तो दीज आर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन यू यूज द हैशिंग, यू विल हैव टू टेल द कंप्लीट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर सोल्यूशन, सो यू हैव टू नो कि इन सब ऑपरेशंस की क्या वैल्यू हो। ठीक, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन देखते हैं पहले। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लीड कोड है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नंबर एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ two numbers such that they add up to target. You may assume that each input is having exactly one solution and you may not use the same element twice obviously. So जैसे यहाँ पे 3 to 4 दिए हैं, टारगेट 6 है, तो 3 सेम एलिमेंट को नहीं यूज़ करना है दो बार, तो 0 0 रिटर्न नहीं कर सकते यहाँ पे। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। मैं इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखता हूँ क्योंकि बहुत इजी है। लाइक यू कैन इटरेट ओवर नंबर, राइट। एक पहला इंडेक्स यहाँ ढूंढा और दूसरा i+1 से मैंने स्टार्ट किया और फुल लेंथ तक चेक किया। क्या चेक करना है? सिर्फ एक चीज़, म्यू एम एस, i+j अगर टारगेट के बराबर हो गए किसी पॉइंट पे, एंड यू कैन रिटर्न द आंसर। उनको क्या चाहिए? 2 इंडेक्सेस चाहिए हैं, तो मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक न्यू इंटीजर एरे विद वैल्यूज। आई पे एक मिला है, दूसरा जे पे, विच आई कैन रिटर्न हेयर। और उन्होंने कहा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे कभी आएगा नहीं, तो यहाँ से मैं रिटर्न नल कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन विच इज़ ब्रूट फॉर सॉल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी? ऑर्डर n²। बट अब हम देखते हैं कि हम हैशिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हमने देखा था हैशिंग की जो प्रॉपर ऑपरेशंस हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, बहुत यूज़फुल होती हैं। उसको यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को बेटर करेंगे, टू सम को। एंड आई नो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट हैशिंग इज़ लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट। ना ये एग्जांपल दिया है दैट यू हैव टू फाइंड सम 10 इन दिस एरे। तो सम क्या होगा 2 नंबर का? अगर मैं लेफ़्ट से राइट इटरेट करता हूँ तो किसी पॉइंट पे मैं पहुँचा हूँ, तो सम इज़ करेंट नंबर, और करेंट नंबर आपको पता है, आपको सम पता है, सो यू ऑल्सो नो कि आपको क्या नंबर चाहिए। तो अगर मैं 6 पे हूँ और मेरे को 10 सम चाहिए है, तो मेरे को अगर एक उसका भाई 4 मिल जाएगा, सो आई वुड फाइंड माई आंसर, राइट। सो इस इक्वेशन को, सम इज इक्वल्स टू करेंट प्लस रिक्वायर्ड, को मैं रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसमें मैं हर एलिमेंट पे जाके, सम मेरा कांस्टेंट रहेगा, करंट पे मैं उस टाइम पे हूँ, सो आई कैन लुक फॉर रिक्वायर्ड। एंड दिस लुकिंग अप, अभी हमने जो एरे में किया, लाइक दूसरा फॉर लूप लगा के किया, वो हमने लीनियरली किया। बट अगर हमारे पास कहीं पे स्टोर होता है हैश टेबल में, तो वो लुकअप ऑर्डर 1 का हो जाता है, एंड दैट विल रिड्यूस द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो अगर हम इटरेशन स्टार्ट करें ऐसे, सबसे पहले एलिमेंट पे हम देखेंगे तो सम हमेशा 10 रहेगा, करेंट नंबर चेंज होता रहेगा, अभी 4 है,
क्या चाहिए, 4 का भाई मेरे को 6 चाहिए, बट 6 अभी हैश टेबल में स्टोर नहीं है। एंड दिस इज़ माई सॉल्यूशन। मैं हर नंबर पे जाके चेक करूँगा कि क्या मुझे चाहिए था, और अगर वो नहीं मिलता है तो उस नंबर को मैं हैश टेबल में स्टोर करते जाऊँगा, ताकि फ्यूचर में कहीं उसका भाई मिले तो वो हैश टेबल में देख के पता कर ले कि हाँ पहले ये मिला था, और ये लुकअप ऑर्डर वन टाइम में ही होगा। सो दिस इज 6 चाहिए, नहीं है हैश टेबल में अभी। सो वी चेक इट डजेंट हैव, सो वी जस्ट स्टोर द 4 एंड मूव ऑन इन टू द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट में एक है, तो इसके लिए हमको 9 चाहिए। हैश टेबल से पूछेंगे, नहीं है 9, सो वी अगेन स्टोर 1 एंड मूव ऑन। 8 के लिए हमको 2 चाहिए है, हैश टेबल में सर्च करेंगे, नहीं है, 8 को भी स्टोर कर लिया। अब 6 का, आई मीन वी नो ऑलरेडी कि 6 एलिमेंट पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू होगी 4, और वो मैं चेक करूंगा हैश टेबल में। सो इट डज हैव नाउ। सो दिस वी कैन रिटर्न एज आंसर कि इंडेक्स जब हम 4 पे थे उस टाइम पे, प्रीवियसली हमने जब 4 स्टोर करके रखा था, वो इंडेक्स और ये करंट इंडेक्स कैन बी माई आंसर। तो नाउ वन मोर थिंग टू नोटिस हेयर, लाइक कि मेरे को हैश टेबल में सिर्फ वो नंबर स्टोर ही करके नहीं रखना, उसका इंडेक्स भी चाहिए, क्योंकि जब मैं आंसर रिटर्न करूँगा तो दैट टाइम आई हैव टू रिटर्न द इंडेक्स। सो वील सी कि कैसे हम नंबर और इंडेक्स दोनों स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, इसका ये सॉल्यूशन है, ये वाला। सो इफ़ यू नोटिस हेयर कि मैंने ब्रूट फोर्स लिखा 2 लूप से एन स्क्वायर लगा के, जिसमें 44 मिली सेकेंड लग रहे हैं, बट हैशिंग से उसमें 2 मिली सेकेंड लग रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एन एंड एन स्क्वायर सॉल्यूशन, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक मैप लिया है जिसकी की है वो नंबर जो एरे में था, और वैल्यू है इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स मेरे को रिटर्न करने के लिए चाहिए है। और इसके अंदर जो लॉजिक लिखा है, इट इज़ सेम दैट वी सॉ। हर नंबर पे जाके मैंने रिक्वायर्ड निकाला, रिक्वायर्ड इज़ टारगेट माइनस नंबर। नाउ यू नो वाई, क्योंकि फिर रिक्वायर्ड और नंबर आई मिलके उनका टोटल टारगेट हो जाएगा। और उसको डालने से पहले चेक किया कि मैप अगर कंटेन करता है रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आई फाइंड माई ब्रदर, जिसके साथ में सम करके मैं टारगेट के बराबर हो जाऊंगा। तो उस केस में मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। सो नाउ इफ यू नोटिस हियर, दिस ऑपरेशन इज ऑर्डर वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब मैं रिटर्न करूँगा तो उस टाइम पे मैं आई, जो कि करंट एलिमेंट है, और मैप से वैल्यू डॉट गेट करूँगा, जहाँ मैं की प्रोवाइड करूँगा रिक्वायर्ड। सो वैल्यू जो मेरे को देगा वो होगा इंडेक्स जहाँ पे ये रिक्वायर्ड अवेलेबल था, राइट। ये भी ऑर्डर वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सारे ऑपरेशन यहाँ पे ऑर्डर वन, पुटिंग भी ऑर्डर वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये सिर्फ एक लूप है। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन की ऑर्डर एन है। और अगर मेरे को नहीं मिला जो रिक्वायर्ड था, तो मैं करंट नंबर को इंसर्ट कर दूंगा। दो चीज़ें इंसर्ट करूंगा, उसमें की होगी मेरा जो नंबर एरे में है, और वैल्यू होगी इंडेक्स, जो कि मेरे को रिटर्न करने के टाइम पे काम आएगा, राइट। या दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन है लीड कोड का, तो I'll stop here for a second. There is anything, let me know. Okay. Yeah, actually we'll continue to difficult questions. ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मीडियम ही है, बट हैशिंग का यूज़ समझना ज़रूरी है। सो क्वेश्चन है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट, यू आर गिवन इंटीजर नंबर एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, यू में रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। एक एग्जांपल दिया उन्होंने, 3 1 है, फिर 2 हैं, सॉर्टेड है ये नहीं दिया है, आई थिंक। हाँ, इट्स नॉट गारंटीड टू बी सॉर्टेड। तो ये 1 यहाँ पहले और बाद में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 1 यहाँ स्कैटर्ड है, साथ में नहीं है। बट ये एग्जांपल जैसे 3 1 है, 2 2s हैं और 1 3 है। सो दो उनको मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए, एक 1 इज 3 टाइम्स हेयर, सो दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, एंड सेकेंड फ्रीक्वेंट एलिमेंट इज 2 बिकॉज इट्स 2 टाइम्स हेयर, राइट। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये नंबर्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करना इज़ वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इन इटसेल्फ। बहुत सारे क्वेश्चन के सब प्रॉब्लम में यू हैव टू फाइंड आउट। सो मैंने क्या किया है यहाँ पे, यस, एक क्लास बनाई है एलिमेंट, जिसमें मैंने रखा है नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी, बेटर फॉर द रीडेबिलिटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम array or any other hacky way that people can do. I
नो देर आर सम जो शॉर्ट कर देते हैं बट इट्स नॉट रीडेबल। सो अब मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, दिस पार्ट इज ओनली फॉर द काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी। और हाँ, एक और कैवियट यहाँ पे, दिस इज नॉट मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन, हीप से इसका बेटर हो जाता है थोड़ा, बट आज हैशिंग देख रहे हैं तो वील जस्ट सी की हैशिंग में कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, उसके लिए मैंने एक हैश मैप बनाया। हैश मैप है की एंड वैल्यू, दोनों मैंने यहाँ पे इंटीजर लिए हैं। This is something which I introduced today. So, hashing is something that we are learning today. Map is an idea. Map means there are key value pairs. Keys are supposed to be unique and values can be anything, right? And map is interface in Java, and it's like it's idea, and hash map is the implementation, that if you implement your map using hashing, so it's called hash map, right? नाउ टू द काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है किसी भी नंबर की, मैं इटरेट करूँगा नंबर को स्टार्ट से एंड तक, एंड दो स्टेप में काउंट करेंगे। पहले जो मेरा मैप है उसमें से मैं निकाल लूँगा फ्रीक्वेंसी की पहले से कितनी है इस नंबर की, अभी तक कितने आ चुके हैं, दैट्स ओल्ड फ्रीक्वेंसी। वो अगर है, गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड जावा प्रोवाइड करता है किसी भी मैप में, कि अगर वो नंबर प्रेजेंट है तब तो उसकी वैल्यू दे दो, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो। मीन्स प्रेजेंट नहीं है मीन्स वो अभी तक पुट नहीं हुआ मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी अभी तक ज़ीरो थी। आई थिंक ये पाइथन में तो डेफिनेटली अवेलेबल है, सीपीपी में भी आई थिंक देर इज़ सम वे फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस। अगर नहीं होता है ना तो यू कैन स्टिल डू लॉन्गर वे, रीडेबिलिटी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कि यू चेक इन फ्रीक्वेंसी काउंट डॉट कंटेन्स की, उसमें चेक कर लो, अगर नंबर प्रेजेंट है तो ओल्ड फ्रीक्वेंसी उसमें से निकाल लो, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद ज़ीरो, राइट? नहीं तो ये सॉल्यूशन भी बेटर है जो इनबिल्ट सॉल्यूशन है, राइट? और उसके बाद यू डू ओनली वन थिंग, यू पुट द सेम नंबर बैक बट विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स नंबर जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो मेरे पास एक और आ गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने एक बढ़ा दी। एट दिस पॉइंट फ्रीक्वेंसी काउंट के अंदर मेरे को सारे नंबर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई है। सो दिस फ्रीक्वेंसी काउंट मैप इज key is the number and value is the frequency, right? I can iterate over the same element, but बहुत सारे केसेस में उस एलिमेंट्स को लाइक मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना पड़ता है, एंड लुकिंग अप द की मे नॉट बी वेरी एफिशिएंट, एंड इटरेटिंग मल्टीपल टाइम एज वेल मे नॉट बी वेरी एफिशिएंट, सो यू कैन स्टिल कन्वर्ट इट टू एरे। बिना करे भी कर सकते हो, बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस आई एम शोइंग कि क्या मैंने एक एलिमेंट क्लास जो बनाई थी, कैसे मैं अपने हैश मैप को इस क्लास में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक एरे बनाया उतनी साइज़ का जितना मेरा मैप है, और एलिमेंट्स में एक एक करके मैं इंसर्ट करूँगा टू इटरेट इन द मैप। आई थिंक मे नॉट बी वेरी यूजफुल इफ़ यू आर नॉट यूजिंग जावा, बट अपनी अपनी सारी लैंग्वेजेस का एक इटरेटर होता है, दैट यू कैन इटरेट ओवर द हैश मैप एंटायरली। जावा में होता है एंट्री सेट, or you can get that entry, or entry dot key will give you the number, and then entry dot value will give you the frequency of that number. And I'll just create a object of the element class where the key is sorry, key that I'm getting is putting as the number. So first value is number and the value I'm getting is the frequency, so I'm putting it as second to create the correct object and insert it in the array, right? And then finally इतना सब कर लिया, उसके बाद मेरे को खाली टॉप के चाहिए है, तो मैं उसको सॉर्ट कर दूंगा। अब सॉर्ट करने के लिए एलिमेंट को यू कैन राइट अ कंपरेटर, आई थिंक बाकी लैंग्वेज में आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट यू हैव टू टेल द your programming language that if you want to sort it, what is the order you want to follow. So अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी पे सॉर्ट करना है a माइनस बी लिखता हूँ, सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे सॉर्ट कर देगा, बट मेरे को ज़्यादा वाली चाहिए, मीन्स लास्ट में से उठानी पड़ेगी तो उल्टा इटरेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है फ्रीक्वेंसी के। सो अब ये मेरे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले स्टार्टिंग में हैं। मैंने फाइनली आंसर जो मेरे को रिटर्न करना है उसके लिए टॉप के एलिमेंट्स का एरे बनाया, ज़ीरो से लेके के तक इटरेट किया, और उन एलिमेंट्स को जो स्टार्टिंग में थे, सो अब एलिमेंट्स के अंदर स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होंगे वो टॉप के एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें से आई नो कि फ्रीक्वेंसी उनकी मैक्सिमम है, बट वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खाली नंबर चाहिए कि क्या नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। उसको मैंने लेके अपने फाइनल एरे जिसको रिटर्न करना है उसमें स्टोर करा लिया, फाइनली उसको रिटर्न कर दिया। ठीक, एक और कैवियट यहाँ पे कि दिस इज़ फाइन, बट
it's very like good idea and very important that you modularize your solution. यहाँ पे मैंने जो टॉप के frequent element उन्होंने फंक्शन दिया था उसको ओवरबर्डन कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर, एंड इट्स possible to extract out method from that, and whenever it's possible it's better to do so. जब तक हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं विच इज़ ऑफ सम इंडेंटेशन और समथिंग, उसको हम अगर मेथड में निकाल पाएँ तो वो अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली देख के मेरे को इतना एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये सब क्या हो रहा है, अगर वो मेथड नाम होता तो रीड करने में ज़्यादा इजी होता। और उसके अलावा इस मेथड के ऊपर लाइक इट्स डूइंग मल्टीपल थिंग, अ मेथड शुड ओनली डू वन थिंग, सो वी कैन सी द मॉड्यूलर सॉल्यूशन एज वेल। तो अब यहाँ पे और कुछ नहीं है, खाली जो एक तीन स्टेप में काम किया था ना उनको एक एक मेथड में रिप्लेस कर दिया है। सो यू get the count the frequency using map in this method, and that's the first call। उस फ्रीक्वेंसी को ऐसे मैप में रिटर्न किया, उसको कन्वर्ट कर दिया एलिमेंट्स में, तो कन्वर्ट करने का ये है मैप टू एलिमेंट मेथड। वही कर रहा है, इटरेट कर रहा है मैप के ऊपर, और एलिमेंट्स में पुट करता जा रहा है एक एक करके, और फाइनली रिटर्न कर दिया। एंड ये एलिमेंट्स मेरे को मिल गए, तो मैंने फाइनली तीसरी मेथड कॉल कर दी, टॉप गेट टॉप के एलिमेंट्स, तो उसमें एलिमेंट्स का के पास किया है, सॉर्ट कर दिया, और उसमें से पहले के उठा के रिटर्न कर दिया। ठीक, सो yes, so let's see this question. This is just slight extension on the first question that we saw to sum. You are given array of integer num and an integer k. Return the total number of subarrays whose sum is equals to k. Subarray is a continuous non-empty sequence of element within an array, right? So example तो दिए नहीं इनने अच्छे, बट सब एरे क्या होता है कि बीच का कोई पार्ट लेना है बट वो कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आई राइट द ब्रूट फोर्स मेथड। तो अगर उनको टोटल नंबर ऑफ ऐसे सब एरेज चाहिए जिनका सम के हो, सारे सब एरेज को एक एक करके कंसिडर कर सकते हैं और उसका सम चेक करेंगे, अगर वो के है तो मेरे टोटल नंबर ऑफ गुड सब एरेज मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा, दैट विल बी एन स्क्वायर सॉल्यूशन, देन उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट। सो लेट्स सी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में कैसे कर सकता हूँ। मैंने सारे इंडेक्स एक एक करके कंसीडर किए फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द सब एरे, और दूसरा है विच इज आई j to length, j is the ending of the सब एरे, और हर सब एरे का मेरे को सम चाहिए है, तो वो मैं निकालूंगा करेंट सब एरे सम इक्वल्स टू 0। और अब जब एक एलिमेंट पे आया तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, करेंट सब एरे सम प्लस इक्वल्स टू नंबर, जो करेंट नंबर है उसको ऐड कर दिया। और अगर करेंट सवेरे सम बराबर हो गया के, तो मेरे टोटल गुड सवेरे, गुड ही बोलेंगे ना इनको, कुछ नाम नहीं दिया है इन्होंने, टोटल काउंट जो करना है तो उसको मैं बोलता हूँ गुड सब एरेज। ठीक, तो 0 थे, अगर जहाँ पे भी के बराबर हो गया तो गुड सब एरेज प्लस प्लस, राइट, एंड फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा गुड सब एरेज। ठीक, दिस इज ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अभी ये क्वेश्चन समझने के लिए तो बढ़िया है कि सारे सब एरेज एक एक करके कंसीडर कर रहे हैं, जहाँ पे भी सम के होता है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गुड सब एरे एक इंक्रीमेंट कर दिया, फाइनली रिटर्न कर दिया। एन स्क्वायर है, इसको अभी हम देखते हैं कि क्या बेटर कर सकते हैं। इफ़ यू नोटिस वन थिंग, यहाँ पे डुप्लीकेशन बहुत है। मैंने आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया और उसको पूरे n तक इटरेट किया। सेकंड स्टेप में मैं i+1 से, मतलब 1 से स्टार्ट करूँगा और फिर से पूरे n तक करूँगा, तो ये सारे सम मैंने करे हुए हैं। सो इट क्लियरली लुक्स की देयर इज़ रिपीटेशन। नाउ लेट्स सी अनदर कॉन्सेप्ट। अभी इसमें यूज़ होगी हैशिंग, बट जो सॉल्यूशन है इट्स like it's new concept in itself, which is prefix array. So let's see, for example मेरे पास ये एक array given है 2 7 5 11 3 4 and 3 4 again। उसका प्रीफिक्स एरे क्या होगा। सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि प्रीफिक्स एरे क्या होता है। प्रीफिक्स एरे मीन्स आप लेफ्ट से सारे एलिमेंट्स का सम करते हुए चलोगे और उसको स्टोर कर लोगे। सो पहले एलिमेंट तो एज इट इज़ होता है, दूसरा होता है
फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट का सम विच इज़ 9, एंड थर्ड इज ऑल थ्री एलिमेंट का सम विच इज़ 14, फोर्थ इज चारों का सम 25 एंड सो ऑन, राइट। जब एरे पॉजिटिव होता है, लाइक अनरिलेटेड नॉलेज, बट अगर पूरा एरे पॉजिटिव है तो प्रीफिक्स एरे इंक्रीजिंग होता है, बट अगर नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं तो इंक्रीज होकर वापस डिक्रीज भी हो सकता है, उस केस में गारंटी नहीं है। यहाँ यूज़ नहीं होगा, जस्ट सम इंफॉर्मेशन। सो नाउ नोटिस हियर कि एक सब एरे है, जस्ट एक जनरल सब एरे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, ये चारों एलिमेंट का उसका सम 23 है। प्रीफिक्स एरे को कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं एक सब एरे का सम निकालने के लिए, राइट। तो क्या करूँगा उसके लिए, क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास प्रीफिक्स एरे से है? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर स्टार्टिंग से इस पॉइंट तक का जो लास्ट मेरे को सब एरे का सम चाहिए है, वहाँ तक का सम वो है मेरे पास, मतलब स्टार्टिंग के जितने एलिमेंट हैं उन सब का सम 32 है, वो मेरे पास प्रीफिक्स एरे में अवेलेबल है लास्ट इंडेक्स लोकेशन पे, ठीक। अब मेरे को चाहिए क्या है इस पार्ट का जो कि 23 है। विजुअली इफ़ यू ट्राई टू कम अप विद सॉल्यूशन, कैसे मैं उसको निकाल सकता हूँ कि गिवन दिस इंफॉर्मेशन मेरे को खाली इतना मिल जाए। तो अगर मैं ये वाला पोर्शन, ये निकालने के लिए अगर मैं ये पोर्शन हटा दूँ मेरे टोटल में से, मिल जाएगा ना फिर वो सब एरे सम। सो ये पोर्शन अगर मैं रिमूव कर देता हूँ ये फुल में से, तो मेरे को मिल जाएगा वो सब एरे सम। सो सब एरे सम निकालने का फॉर्मूला ये है कि प्रीफिक्स सम जो लास्ट लोकेशन जहाँ तक का मेरे को सम चाहिए है उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, जो फर्स्ट पोजीशन का सम चाहिए उससे पहले का हटा दिया तो वो मिल गया ना उस सब एरे का सम, ठीक। अभी मेरे को क्वेश्चन क्या था कि सब एरे का सम मेरे को उन्होंने दिया हुआ है कि वो मेरे को के चाहिए है, और अगेन मैं जैसे पहले टू सम में मैंने इटरेट किया था, तो मैं प्रीफिक्स सम के लिए इटरेट कर सकता हूँ लेफ़्ट टू राइट, और जिस लोकेशन पहुँच जाऊँगा वो आई भी मेरे को मिल जाएगा प्रीफिक्स सम का। तो इसलिए मैंने अगेन रीअरेंज कर दिया फॉर्मूला कि अब ऐसा प्रीफिक्स सम जे ढूंढो जिसकी वैल्यू प्रीफिक्स सम आई माइनस के हो। तो अगेन इसको मैं बोलूँगा रिक्वायर्ड, और उसको मैं अगेन अपनी हैश हैश मैप में स्टोर करके रखूँगा, और जहाँ पे वो मिल जाएगा दैट मीन्स आई नो कि देयर एग्जिस्टेड सब एरे जिसमें टोटल सम के हो रहा है। इस बार मेरे को उन्होंने ये नहीं पूछा कि वहाँ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मेरे को उन्होंने टोटल पूछे हैं, और वो टोटल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो प्रीफिक्स सम है तो वो जितने भी आए थे उनका टोटल काउंट स्टोर करके रखना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाट वी विल डू। लेट्स सी इन द सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन। ये तो ब्रूट फोर्स है। अब एक्चुअल वाला देखें। सो अगेन इफ यूर हेयर यू सी एन स्क्वायर सॉल्यूशन इज 1000 मिली सेकेंड, ऑल्दो यहाँ एक्सेप्ट हो गया, मोस्टली क्वेश्चन में एन स्क्वायर एक्सेप्ट भी नहीं होगा, और नॉर्मल सॉल्यूशन इज 27 मिली सेकेंड विच इज़ विथ हैश मैप। सो नाउ इफ़ यू सी, जो आइडिया मैंने बताया ना वही यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करते चल रहा हूँ। एक और ऑप्टिमाइजेशन मैंने यहाँ कर दिया है, वैसे मैंने प्रीफिक्स एरे लिया नहीं है, सिर्फ करंट सम लेते हुए चल रहा हूँ। सी अगर ये भी क्लियर ही है वैसे, बट अगर प्रीफिक्स सम वाला हो ना तो वो नहीं, इससे तो अनरीडेबल है ये वाला, इसमें भी प्रीफिक्स सम नहीं लिया है, नहीं, ठीक है। बट प्रीफिक्स सम से आइडिया क्लियर हो गया ना कैसे करते हैं। तो उसमें भी इफ़ यू नोटिस कि मेरे को हर टाइम पे हर वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ पे सिर्फ करंट सम लेते चल रहा हूँ, और टोटल नंबर ऑफ सब एरे जिसको मैं फाइनली रिटर्न करूँगा वो दो चीज़ें हैं। और सिमिलरली जैसे टू सम में मैंने स्टोर की थी नंबर जो प्रीवियसली था और उसका इंडेक्स, यहाँ पे मेरे को स्टोर करनी है उस प्रीफिक्स पे जो प्रीफिक्स जे की वैल्यू थी वो, और उसका टोटल काउंट, राइट। इस स्टेटमेंट को एक सेकंड के लिए छोड़ देना, बट हम इटरेट करते हैं ज़ीरो से लेके नंबर लेंथ तक, और करंट सम में वो ऐड करते जाते हैं। तो ये करंट सम की वैल्यू होती है जो प्रीफिक्स सम के अंदर, एरे के अंदर होती है, राइट। अब मेरे को रिक्वायर्ड क्या चाहिए, जो हमने फार्मूला देखा था, रिक्वायर्ड इज़ करंट सम माइनस के। सो अगर ऐसी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती है जो करंट सम माइनस के बराबर है, तो करंट सम में से वो रिक्वायर्ड घटा के सब एरे की वैल्यू के हो जाएगी, सब एरे का सम के हो जाएगा, विच इज़ व्हाट वी वांट, राइट। सो ये रिक्वायर्ड को मैं चेक करूँगा, मेरी प्रीफिक्स वैल्यू टू काउंट
मैप में मैंने जो स्टोर करी हैं उसमें से निकाल के देखूँगा कि रिक्वायर्ड अगर की थी तो वो कितनी बार थी, जितनी भी बार थी उतने ही सब एरेज मेरे बन जाते थे, तो उसको मैंने टोटल नंबर ऑफ सब एरेज में ऐड कर दिया। ठीक। और ये सब करने के बाद में अब मेरे को जो नया इस पॉइंट पे प्रीफिक्स एरे की वैल्यू है विच इज़ दिस करेंट सम, ये मेरे को पुट करनी है प्रीफिक्स वैल्यू टू काउंट के अंदर। पुट करना इज नॉट डायरेक्टली कि यू डॉट पुट देयर, जस्ट यू हैव टू इंक्रीज इट्स टोटल काउंट, यू हैव टू इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स अभी तक जितनी भी बार करेंट सम आया है उसमें एक और ऐड कर दो, क्योंकि इस पॉइंट पे भी वो आ चुका है। सो करेंट सम में पुट करते टाइम यू गेट इट्स फ्रीक्वेंसी, गेट और डिफॉल्ट। इफ इट इज़ नॉट देयर दैट मीन्स अभी तक नहीं आया है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो लेना और उसमें एक ऐड कर देना। इसको थोड़ा और रीडेबल बनाने के लिए वैसे ओल्ड काउंट लिख के एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ +1 कर सकते हैं, बट इन लाइन करना इट्स ऑल्सो फाइन। कंसिडर दिस क्वेश्चन अगेन, ये इसमें भी हैशिंग यूज़ हो रही है, बट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट इसके ट्रिकी क्यों है, लाइक वो हार्ड क्वेश्चन क्यों है, इज़ नॉट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू हैशिंग। But let's see, ये भी this is another pattern which I have seen multiple times. Let's define a function, the count unique characters that return the number of unique characters in S. So वो नहीं पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में, पहले ये एक फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया है। सो गिवन दिस एग्जांपल लीड कोड, इसमें यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, LTCOD। ई जो है वो रिपीटेड है, दैट मीन्स उसको हमको ऐसा नहीं करना है कि एक बार काउंट करना है, अगर वो 3 बार आया उसको हमें 0 बार काउंट करना है, हमें सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स काउंट करके उनको बताने हैं। तो इस केस में वो 5 होगा। नाउ यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस, यू हैव टू रिटर्न द काउंट यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ टी वेयर टी इज सबस्ट्रिंग ऑफ एस। तो सारी सबस्ट्रिंग कंसिडर करनी है एस की, एंड बताना है कि हर उस सबस्ट्रिंग का ये फंक्शन की वैल्यू क्या थी, उन सबको ऐड करके वापस करना है। द टेस्ट केस आर जनरेटेड दैट द आंसर फिट्स इन इंटीजर and some substring can be repeated, so in this case you have to count them repeated, means पहले a b आया था बाद में फिर a b आया है, तो उसको 2 बार काउंट करना है, वो डिडुप्लीकेशन ऑफ सबस्ट्रिंग नहीं करना है, राइट। चलो हमेशा है ना, इट्स गुड आइडिया कि ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करो। तो ब्रूट फोर्स से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, सारी सबस्ट्रिंग कंसीडर करो और उस सब में फिर चेक करो कि यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं। तो एन स्क्वायर तो सबस्ट्रिंग निकालने में ही हो गया। अब एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें यूनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हैशिंग यूज़ कर भी लो ना, उसके बाद भी चेक करना पड़ेगा एक एक कैरेक्टर को, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अनदर एन हो गई। तो हैशिंग यूज़ करने के बाद भी ये एन क्यूब है अभी, तो यू हैव टू फाइंड सम ट्रिक। सो लेट्स सी कि वो ट्रिक क्या होती है। यस, सो एक एग्जांपल दिया हुआ है, सबका काउंट नहीं करेंगे सारी सबस्ट्रिंग का, बट सॉल्यूशन का आइडिया क्या है वो देखते हैं, राइट। मैं ये नहीं देख रहा कि हर सबस्ट्रिंग में कितने यूनिक कैरेक्टर हैं, उसकी जगह मेरा आइडिया ये है कि मैं एक कैरेक्टर को देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि कितनी सबस्ट्रिंग्स होंगी जिसमें ये यूनिक होगा, और उन सब स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर तो एटलीस्ट काउंट हो गई होगा। सो मैंने उसको थोड़ा फ्लिप कर दिया। सो आई नो अगेन कि पहुंचना इस सॉल्यूशन तक इज़ not very easy, but if you have done multiple question like this and get a similar question, then you should be able to reach to that solution. So ये आइडिया है मेरा। क्या आइडिया है कि अगेन मैं बताता हूँ, मैं सारी सबस्ट्रिंग को नहीं देख रहा कि एक सबस्ट्रिंग में कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं, मैं एक कैरेक्टर को देख रहा हूँ कि वो कितनी सबस्ट्रिंग में रहेगा जहाँ वो यूनिक रहेगा। तो कहाँ पे यूनिक रहेगा ये बी, वहाँ पे रहेगा जहाँ पे दूसरा बी नहीं है, तो उसके लेफ्ट और राइट साइड वाले मैं बी देखूँ। मेरे को इतनी गारंटी करनी है कि उनको नहीं लूँ, उसके अलावा जितनी सबस्ट्रिंग बनेंगी जो इस बी को कंटेन करती हैं उन सब में ये बी काउंट होगा। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट यही सॉल्यूशन है इसका, राइट। सो अब देखते हैं कौन कौन सी थोड़ी सी सबस्ट्रिंग होंगी जो ऐसा एग्जाम्पल होंगी जिसमें ये वाला बी काउंट होता है। आई डोंट केयर अबाउट कि दूसरे बीस कहाँ काउंट होते हैं या दूसरे कोई भी कैरेक्टर क्या है, ओनली थिंग आई केयर अबाउट कि इस बी का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा फाइनल आंसर में।
तो मैं देख रहा हूँ वो सारी सबस्ट्रिंग जिसमें ये भी यूनिक रहेगा। सो लेट्स सी सम ऑफ द दो सबस्ट्रिंग। ये एक सबस्ट्रिंग है 3 से 6 तक, इस सबस्ट्रिंग में ये बी रहेगा और ये यूनिक भी रहेगा, तो ये वाला बी काउंट होगा इस केस में, राइट। ये लेट्स सी सम मोर सबस्ट्रिंग, ये वाली लाइक एनी सबस्ट्रिंग विच इज एंडिंग फ्रॉम 6 to 10 एंड स्टार्टिंग एट सी विल बी सच सबस्ट्रिंग। एक ये हो गया, एक ये एग्जांपल है जो एच से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, 4 to 6 वाली सबस्ट्रिंग। देन 7 8 ये सारी सबस्ट्रिंग ऐसी हैं जिसमें ये बी है, ये यूनिक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन काउंट होगा, right? So in general, if you say any substring which start here and which ends here will be such substring which will contain this b and it will be unique in all of those substring। ये निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी मेरे को, उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्लोजेस्ट वो कैरेक्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करता था, तो मेरे को चाहिए था उसके लेफ्ट में क्लोजेस्ट बी और राइट में क्लोजेस्ट बी। उन दोनों का पता चल गया, तो अब मैं वो टोटल सबस्ट्रिंग्स निकाल सकता हूँ। एंड नाउ इफ़ यू सी चेकिंग फ्रॉम द मैथ्स, मैथ्स में क्या होता था कि ए को सिलेक्ट करने के अगर एक्स वेज हैं, बी को सिलेक्ट करने के वाई वेज हैं, सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द पेयर ए बी, इट यूज टू बी एक्स क्रॉस वाई इन द पीएनसी क्लास इफ़ यू रिमेंबर। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, अगर लेफ्ट साइड का इंडेक्स आई है और बी का इंडेक्स जे है और राइट साइड वाले बी का इंडेक्स के है, तो टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग मेरे को काउंट करनी है, उनके स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। उनकी स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं जे माइनस आई, एंड होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं के माइनस जे। सो एनी थिंग विच स्टार्ट बिटवीन हियर एंड्स बिटवीन हियर आर टोटल नंबर ऑफ सच सबस्ट्रिंग, एंड आई जस्ट वांट द टोटल नंबर ऑफ काउंट। और वो काउंट को मैं अगर फाइनल आंसर में ऐड कर देता हूँ तो वो मैंने इस बी का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया। सेम वे मैं सारे कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन काउंट ऐड कर देता हूँ फाइनल आंसर में, दैट विल बी माई टोटल फाइनल आंसर। नाउ सी हेयर, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो कैरेक्टर सबस्ट्रिंग में यूनिक होके ऐड हो रहा है, इट डजेंट केयर अबाउट अदर कैरेक्टर्स, इट जस्ट केयर्स कि आई एम गेटिंग एडेड देयर एज अ यूनिक कैरेक्टर। सो इसलिए मैं आई वॉज एबल टू कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कैरेक्टर वन बाय वन। कितना होगा, वो होगा जे माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई के माइनस जे, जो कि हमने देखा कि स्टार्टिंग के अगर एक्स पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड होने के वाइज, तो टोटल नंबर ऑफ आई जे पेयर्स विल बी दिस मैनी नंबर्स, राइट। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आइडिया डिफिकल्ट था ये वाला, बट आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स दिस पैटर्न, जहाँ आप क्वेश्चन में दिया जैसा रहता है उसको उल्टा कर देते हो और एक पॉइंट पे जाके उसके लेफ्ट और साइड दोनों साइड देखते हो कि कहाँ लेफ्ट बाउंड्री है राइट बाउंड्री है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग या फिर एनी सच कैलकुलेशन यू हैव टू डू। सो आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ईजी है, लेफ्ट सीन देखेंगे राइट सीन देखेंगे कि वो कि ईच कैरेक्टर का कहाँ कहाँ पे है, उसके मेथड बना लिए, मेथड भी इजी होंगे, बट वो होने से पहले उनका यूज़ देख लेते हैं। जो फार्मूला हमने देखा था आई माइनस जे एंड के माइनस आई, जो वही यूज़ किया है, आई माइनस लेफ्ट सीन एंड राइट सीन माइनस आई। सो इसको मैंने फाइनल आंसर में ऐड कर दिया और फाइनली आंसर को रिटर्न कर दिया। लेफ्ट सीन राइट सीन निकालना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, सो मैंने एक मैप लिया है और जो फाइनली मेरे को रिटर्न करना है उस लेंथ का एरे लिया है, ज़ीरो से लेके फुल लेंथ तक इटरेट करेंगे। लेफ़्ट साइड ऑफ करेंट कैरेक्टर कितना होगा लास्ट सीन में चेक करेंगे, अगर वो जो तो कहीं मिला था तो वो वैल्यू में से फैच कर लूँगा, और अगर नहीं था तो -1 डिफ़ॉल्ट क्यों उस पर आते हैं, बट लास्ट सीन मतलब लेफ़्ट से अगर मैं चल रहा हूँ तो किसी पॉइंट पे अगर मेरे को बी मिला तो वो अब लास्ट टाइम देखा हुआ बी हो गया ना, तो उसको बी को मैंने उस नए इंडेक्स के साथ अपडेट कर दिया, आगे जाके जहाँ बी मिलेगा तो उसके लिए ये वाला बी उसके लेफ्ट सीन हो जाएगा और उस लोकेशन पे नया आई अपडेट होके नया बी हो जाएगा। मतलब लेफ्ट से जैसे जैसे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हर कैरेक्टर का उससे पीछे देखा हुआ लेटेस्ट इंडेक्स अपडेट करते जा रहे हैं, राइट। आई मीन इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही है ट्रिकी कि
मैप में कैरेक्टर और इंडेक्स जहाँ पे उसको लास्ट देखा था वो मेंटेन करते हुए चलना है। -1 का केस क्या है? सो इफ़ यू सी, यस, सो अगर लेफ्ट साइड में नहीं होता तो 0 1 2 3 किसी भी यहाँ से किसी, मतलब लेफ्ट साइड में होता ही नहीं है अगर बी, तो कहीं से भी स्टार्ट करो लेफ्ट साइड में ना। सो दैट मीन्स कि -1 को आप कंसिडर कर सकते हो कि वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, उसके बाद के किसी भी पॉइंट से करना है। सो इन दैट केस अगर लेफ्ट में कुछ नहीं है तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ -1 लेंगे, और राइट साइड में अगर कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं है तो एरे लेंथ डॉट +1 से लेंगे। सो उस केस में string whichever is ending before the array length is a fine string with me, so that will calculate correctly from the formula. If you take right side में अगर आपको कुछ नहीं मिला है तो उसको you initialize with the array length, array dot length. So just 1 second. यस, सो राइट साइड में निकालने के लिए राइट साइड में लास्ट सीन हमने कहाँ देखा था? लास्ट सीन मैप लिया मैंने और जो रिटर्न करना है वो बनाया। अब मैंने यहाँ पे राइट से लेफ़्ट चल रहा हूँ और उसको अब इंडेक्स को अपडेट करने से पहले मैंने देखा कि राइट साइड में से आते हुए मैंने लास्ट टाइम ये करंट कैरेक्टर कहाँ पे देखा था। जहाँ पे भी देखा था उसको मैं लास्ट सीन में से निकालूंगा। अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने कहा एरे डॉट लेंथ के बराबर होगा, उसको मैं अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद जब मैंने अपडेट कर दिया फिर मैं लास्ट सीन को अपडेट कर दूंगा कि करंट कैरेक्टर को मैंने लास्ट टाइम आई पे देखा था, तो आगे अगर आपके पास दोबारा आए तो उसको बता देना कि राइट साइड में क्लोजेस्ट ith लोकेशन पे है। ठीक, ये दोनों इसके इम्प्लीमेंटेशन हो गए लेफ्ट साइड और राइट सीन के।